हियर a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये तो जानते हो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इज द एक्सेलरेशन विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। देखो अगर चेंज इन वेलोसिटी होता तो डायरेक्टली v माइनस यू होता, लेकिन यहाँ पे रेट भी आ गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। द क्वांटिटी k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी k क्या है, क्वांटिटी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर केजी एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर टू द पावर मीटर s to the power -2 respectively. The use of force is so chosen that the value of the constant, SI यूनिट से बात कर दी थी। okay, SI यूनिट पे क्या था, the SI यूनिट ऑफ सर मास, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, ये एसआई यूनिट क्या होता है इसका, देखो पहले क्या समझो कि k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर केजी। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड टू द पावर -2 रेस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन दैट वैल्यू ऑफ द k कांस्टेंट बिकम्स 1। और आपको फोर्स का वो यूनिट सिलेक्ट करना है जिसमें k का वैल्यू क्या हो, 1 हो। अब समझ में आया, अब समझ में आया, ये बताइए, आप फोर्स का वो यूनिट सिलेक्ट करोगे जिसमें k का वैल्यू है और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। फॉर दिस वन यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। अगर आपने किसी 1 kg के ऑब्जेक्ट को, 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेलरेट कराना है तो आपने क्या करना होगा, अगर 1 kg के ऑब्जेक्ट जो मास है, अगर उसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से अगर एक्सेलरेट कराना है तो आपने वहां पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे हमने k का वैल्यू क्या लिया है, दैट इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स तो ये इज लाइन इक्वल टू, समझ नहीं आई। कौन सा, सर लास्ट वाली जो भी आपने बताई थी। ओके, फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड। ये ऐसा होता है ना कि कभी पूछते हैं कि बताओ 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस पे एक्सेलरेट करता हूं तो इस पे मुझे क्या करना होगा, कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। और किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाने के लिए क्या करना होता है, कुछ फोर्स अप्लाई करना होता है ना, और वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना होता है। तो मैंने 1 यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू जब मैंने किया तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स कब आएगा, जब आप k का वैल्यू 1 सिलेक्ट करोगे। और ये क्या होता है, k इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपने k का वैल्यू 1 लिया, दस द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1 फ्रॉम द इक्वेशन 9.3 F इक्वल टू ma। अब कोई डाउट है, विच मीन्स जो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं वो k का वैल्यू इक्वल टू 1 अज्यूम कर रहे हैं, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू क्या है, 1 है। और हम इसलिए 1 लेते हैं क्योंकि आप जो फोर्स का यूनिट है आप इसे ऐसे ही एक्सप्लेन कर पाओ और ऐसे ही आप फॉर्म कर पाओ, और ऐसे तब फॉर्म हो पाएगा जब आप k का वैल्यू 1 लेते हो। ओके, कोई डाउट, ये बताओ, कोई डाउट है? नहीं। ओके, the unit of force is kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन विच हैज द सिंबल n, और जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस ए मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। और सेकेंड लॉ ऑफ मेथड क्या बताता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट किया है, कितना फोर्स अप्लाई किया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। क्योंकि जो आपका k का जो वैल्यू है इक्वल टू 1 लिया आपने, नेग्लिजिबल अमाउंट लिया है, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और मास एंड एक्सेलरेशन। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन आर सर आप एक बार एवरीडे रिपीट कर लाइफ। दोगे, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। The second law of motion is often seen in our action in our daily life. Have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pull his hands backward with the moving ball? और ये मैंने एग्जाम्पल कब का करा दिया है ना, और ये मैंने एग्जाम्पल जब न्यूटन लॉ में बता ही रहा था कि 3 टाइप्स के होते हैं, तो मैंने इस एग्जाम्पल्स में ये इंक्लूड किया था
कि अगर कोई जो प्लेयर है अगर बॉल को कैच लेता है तो वो किस लिए कैच, जो अपने जो हैंड होता है उसका उसे बैकवर्ड में किस लिए मूव करता है, बिकॉज ऑफ सर आपकी बिकॉज ऑफ आवाज कट रही है। ओके, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे फेनोमेना इससे रिलेटेड है। जैसा कि कोई क्रिकेटर है ना, और वो क्रिकेट बॉल को कैच कर रहा है, तो कैच करते समय वो क्या करता है, अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ना, खींचता है। और इसलिए करता है क्योंकि जो आपका जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, उसे आप क्या करोगे, धीरे धीरे रिड्यूस करोगे, है ना। आप उसका जो वेलोसिटी है उसे आप धीरे स्लोली आप उसे रिड्यूस करोगे, जिससे क्या होगा, सर इंजर्ड का फॉरवर्ड में चांस नहीं जो है होता। बहुत कम। क्या नहीं होता? अच्छा ये बताओ, फॉरवर्ड में। कभी भी कैच आ रहा होता है तो आप ऐसा होता है कि ऊपर लेके चले जाते हो, अगर ऊपर जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप बॉल को पुश कर रहे हो। और जैसे ही आपने ऐसा किया, आपका पाम क्या हो सकता है, इंजर्ड भी हो सकता है, पाम इंजर्ड भी हो सकता है ना। तो इसीलिए आप फोर्स को रिड्यूस करना है, जो भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उस स्पीड को रिड्यूस करना है। जैसे देखो ये क्रिकेट बॉल है, ये मेरे पास क्रिकेट बॉल है ना, और यहाँ पे ये प्लेयर है, यहाँ पे अज्यूम करो ये प्लेयर है, ये प्लेयर है ना। अब ये क्या कर रहा है, अपने हैंड को यहाँ पे रखा हुआ है, तो बॉल को पहले यहाँ पे हैंड इसका यहाँ पे था इस वाले कंडीशन में, लेकिन धीरे धीरे करते करते इसे स्लोली स्लोली जाके तब ही अपने हैंड को स्टॉप करता है, और इस वाले पोजीशन पे ये था। और आप जो केस बता रहे हो उसमें क्या है कि अगर कोई बॉल है, अब मैं बॉल को यहाँ रोकने के बजाय यहीं पे रोक देता हूं तो हाथ में तो चोट आएगी ना, ऑब्वियसली बात है, पाम में तो चोट आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसे अपोज कर रहे हो, मना कर रहे हो कि नहीं जी अभी मत आओ, है ना। मतलब उस पर आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पुश कर रहे हो, है ना। और इस वाले कंडीशन में आप पुल करते हो, मतलब आप पुल करते हो, उसके बाद उसका स्पीड आप स्लो करते हो बॉल का। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट है? Okay. In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of moving ball decreases to zero. और जो फील्डर है ऐसा क्यों करता है, जो बॉल का जो स्पीड है इसे डिक्रीज करने के लिए करता है, और डिक्रीज कितने तक करता है, 0 तक करता है। thus the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced. ठीक है, अगर एक्सेलरेशन आपने बॉल का डिक्रीज कर दिया, विच मींस आपने उसका वेलोसिटी भी क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, वेलोसिटी भी रिड्यूस कर दिया है ना, और रिड्यूस कर दिया, और वेलोसिटी कहां तक रिड्यूस करना है, 0 तक रिड्यूस करना है। और ऐसा आपने कर दिया तो आप जो कैच कर रहे हो बॉल को, उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। और इंपैक्ट मैंने किससे रिलेट किया था, मोमेंटम से रिलेट किया था, है ना। मैंने इंपैक्ट को किससे रिलेट किया था, मोमेंटम से रिलेट। हाँ, a fielder pulls his hand gradually with the moving ball while holding a catch. ये क्या करता है, अपने हैंड को ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करता है, कैच में लाता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट का स्पीड, जो बॉल का स्पीड था उसे स्लो डाउन करना था, धीरे धीरे स्लो डाउन करना था, है ना। इसलिए मैंने ऐसा किया कि अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले गया, उसके बाद मैंने ऐसा किया। ठीक है, ओके। अब देखो, इफ द बॉल इज स्टॉप्ड सडनली देन इट्स हायर वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 0। अगर आपने सडनली इसे स्टॉप कर दिया, है ना, अचानक से आपने उसे रोक दिया, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी जो होगा सडनली 0 होगा इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। और क्या रिलेशन है कि अगर ऐसा आपने किया तो इसमें काफी कम समय आपने लिया, दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी लार्ज। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा बॉल का वो क्या होगा, बहुत ही लार्ज होगा, अगर आपने पहले ही बॉल को स्टॉप कर दिया तब, है ना। क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी था वो 0 हो ही नहीं पाएगा जब आप स्टॉप करोगे। ठीक है, therefore a large force would have to apply for holding the catch that may hurt सर the रेट ऑफ palm of चेंज the ऑफ fielder। मोमेंटम लार्ज क्या होगा बॉल का। इसलिए लार्ज होगा क्योंकि जब आप उस समय रोक रहे थे तो वहां पे जो उसका स्पीड था वो ग्रेटर था, है ना। अगर आप यहाँ पे रोक रहे हो तो यहाँ पे जो बॉल का स्पीड है ये ग्रेटर है, लेकिन आप इसे और भी थोड़ा डाउन करते हो, स्लो डाउन करते हो, तो यहाँ पे जो बॉल का स्पीड है ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसलिए मोमेंटम में चेंज आएगा। और मोमेंटम में चेंज इसलिए आएगा क्योंकि जो इसमें इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा जब आप स्लो डाउन करोगे। लेकिन इस वाले केस में क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है ये लार्ज है,
और आपने डायरेक्टली ये स्टॉप कर दिया, है ना? ओके, समझ में आया? चलो, therefore a large force would have to be applied for holding the catch. इसीलिए आपने लार्ज फोर्स अप्लाई करना होगा। जैसे देखो, एक हमारे पास कोई कार होता है, अगर कार में आपने डायरेक्टली उसे 20 किलोमीटर पे पहुंचा देना है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे पहुंचाना है, तो आप क्या करते हो? पहले के मुकाबले ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। एग्रीड? ये बताओ, अगर आपने कार के स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर पे ले जाना है, तो इस केस में आप क्या करोगे? ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे। और यही मैं बोलूं कि अगर कार की स्पीड को मुझे 1 किलोमीटर पर आवर में ले जाना है, तो उस समय क्या करोगे? आप थोड़ा कम फोर्स अप्लाई करोगे, है ना? तो फोर्स में चेंज आ रहा है ना, विच मीन्स देयरफॉर ए लार्ज फोर्स वुड हैव टू बी अप्लाइड फॉर होल्डिंग द कैच दैट मे हर्ट द पाम ऑफ द फील्डर। और ये क्या कर सकता है? फील्डर के पाम को हर्ट कर सकता है। इन ए हाई जंप एथलेटिक्स इवेंट द एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन ए कुशन बेड और ऑन ए सैंड बेड। ओके, ऐसा क्यों किया जाता है विष्णु, बताइए? एथलीट वाले में ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो हर्ट ना हो। ओके, और हर्ट इसलिए ना हो क्योंकि वहां पे आप जो उसका स्पीड है उसे आप धीरे धीरे स्लो डाउन करोगे। बेड जो होता है या कुशन होता है वो क्या होता है? वो थोड़ा धीरे धीरे आप उस पर क्या करोगे? जंप कर जाओगे, है ना? तो उसमें चोट कम लगेगा। दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट। और ये क्या करता है? इंक्रीज करता है एथलीट के टाइम को फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, है ना? दिस डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स। ट्राई टू पॉन्डर हाउ ए कराटे प्लेयर ब्रेक्स स्लैब ऑफ आइस विथ ए सिंगल ब्लो। और कराटे का जो प्लेयर होता है वो कैसे एक ही ब्रेक में वो क्या करता है? एक स्लैब को, आइस स्लैब को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। कैसे? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सर मैं बताऊं? बताइए। तो फोर्स से। फोर्स से। ओके, और फोर्स तो हम तब भी लगा रहे होते हैं जब हम मारते हैं, है ना? जब आप किसी ब्रिक पे अगर स्ट्राइक कर रहे हो, फोर्स तो आप तब भी लगा रहे होते हो। लेकिन ऐसा क्या वो करता है जिससे कि कराटे प्लेयर एक ही बार में आइस को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। ऐसा क्या होता है? Sir, as a sir, sir, हम्म, as he applies large force as a uh, result of large momentum of his hands ओके, gets एक मिनट, reduced to जस्ट एक zero मिनट, जस्ट एक मिनट। मेरे पास ये आइस in है, ठीक short है? interval of time. मेरे पास ये आइस है, ठीक है? इसने एक बात तो सही बोला आपने कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उसमें आप अप्लाई करोगे। अब ये बताओ, क्या मैं ये इंटायर आइस पे ये पूरा फोर्स अप्लाई करूंगा, या मैं आइस के कुछ ऐसे पार्ट पे फोर्स अप्लाई करूंगा और इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा जिससे कि क्या होगा? जिससे एक ही पार्ट पे, आइस के एक पार्ट पे इतना ज्यादा फोर्स लगेगा कि वो सडनली वहां से ब्रेक हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा या कितने भी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आपने पूरे आइस पे फोर्स नहीं लगानी, बस आइस के कुछ पार्ट पे फोर्स लगानी है जहां से आपने ब्रेक करना है ना? और बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना होता है विदिन विदिन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ये फोर्स अप्लाई करना होता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना? और आप क्या कर सकते हो? जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो, स्टेट कहा गया है, जिससे कि आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी इसे यूज करते हो। ओके, कोई डाउट है बानी? कोई डाउट? ये बताइए बानी, एनी डाउट यू हैव? हेलो? ओके, एफ इक्वल टू एम ए। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने ए को क्या किया? वी माइनस यू अपॉन टी में रिप्लेस कर दिया और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एफ के साथ, तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस का एम यू। ओके, दैट इज वेन फोर्स एफ इक्वल टू जीरो, वी इक्वल टू यू, है ना? अगर आपका फोर्स जो जीरो है तो इस केस में क्या होगा? v इक्वल टू में u आ जाएगा और वॉट एवर टाइम t इज टेकन, और कितना भी टाइम लिया हो t कोई मैटर नहीं करता। दिस मीन्स दैट v द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है ये कंटिन्यूएशन में मूविंग करती रहेगी, किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, u थ्रू आउट द टाइम, है ना? इफ u इज जीरो देन v विल बी ऑल्सो बी जीरो। अगर u जीरो है तो v को भी जीरो होगा, है ना? दैट सर इज द क्यों? ऑब्जेक्ट विल एट रेस्ट। अब देखो, मैंने दोनों को अगर जीरो कर दिया, देखो, अगर ये फोर्स जीरो है, अगर ये फोर्स जीरो है तो ये फोर्स जीरो कब हो सकता है?
मास को आप कभी जीरो कर सकते हो क्या? मास को तो जीरो नहीं नहीं कर सर। सकते ना। ओके, आपने क्या बताया? मैं बोल रहा हूं कि F इक्वल टू जीरो, ये किस कंडीशन में होगा ये बताइए। F इक्वल टू जीरो किस कंडीशन में होगा? जब हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे रेस्ट पे सर। होगा, जब वो क्या नो होगा? फोर्स इज अप्लाइड। रेस्ट पे होगा जब। अच्छा, ओके, रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे होगा तो U इक्वल टू जीरो होगा, है ना? ओके, या यस फिर सर। आप V को जीरो में ले जाते हो, मतलब जो फाइनल है वो भी जीरो पे आ जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों इक्वल जीरो है, अगर ये फोर्स जीरो है तो आपने V का वैल्यू जो है वो U के इक्वल हो जाएगा। अब कैसे होगा? मास तो चेंज नहीं होता। मान लो मेरे पास जो V है ये भी तो 12 है। फाइनल वेलोसिटी कैसे जीरो हो सकती है? हाँ, अच्छा, अभी तक ये नहीं पता कि फाइनल सर वेलोसिटी। मतलब ये, सर ये हो तो सकती है, पर कैसे हो? और अभी जो मैंने क्रिकेटर वाला एग्जांपल दिया था उसमें हम क्या कर रहे थे, ये बताइए थोड़ा। उसमें हम क्या कर रहे बट थे सर फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को? वेलोसिटी तो थी ना। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी तो थी। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल की नहीं, मैं सर दोनों नहीं, की मैं ये बातें पूछ कर रही रहा हूँ हूँ। कि जरूरी नहीं हम्म, होता कि मतलब फाइनल या इनिशियल में से किसी एक की होनी चाहिए वैल्यू। जीरो, एक की वैल्यू होनी चाहिए। नहीं, हाँ। हम्म, यही पूछ रही थी। क्या पूछ रहे थे फिर से बताओ। अच्छा, कोई। मतलब फाइनल वेलोसिटी, बताओ। हाँ हाँ, बताओ। जो फाइनल वेलोसिटी मतलब कोई मतलब नंबर होना चाहिए, लाइक 2 3 कुछ भी, या क्यों, फिर जीरो जीरो नंबर दोनों नहीं हो है? हाँ, जीरो है। है। लेकिन अगर इसके साथ, अगर मैं 12 है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो क्या ये एफ को जीरो कर पाएगा? ये बताओ पहले, ये एफ को जीरो कर पाएगा क्या? ये एफ को जीरो कर पाएगा ये बताओ? नहीं 12 माइनस जीरो नहीं। 12 हो गया, और इंटू में एम, एम तो जीरो नहीं होता, तो ये जीरो नहीं हो पाएगा। तो जीरो तभी हो पाएगा जब तो आपके बट पास। ऐसे तो क्वेश्चन आएगा ना। हाँ आएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना? और बच्चे को वो परेशान करते हैं, है ना? अब देखो, ये आपका F इक्वल टू जीरो तभी होगा जब फोर्स इक्वल टू जीरो तभी होगा जब आपका V का वैल्यू इक्वल टू U के वैल्यू के हो, है ना? अगर मान लो V का वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड है और U का वैल्यू भी 12 मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने 12 में से 12 माइनस किया तो ये तो जीरो आ गया ना। अब जीरो में मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल जो आपका फोर्स होगा ये भी जीरो आ जाएगा। यही तो मैंने बताया है ना? और ऐसा कितने टाइम तक भी जाओ, मानो एक मेरे पास ये पर्सन है, ये क्या कर रहा है, 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। ये नहीं पता ये कितने समय तक जाते जा रहा है, पर जाते जा रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि जो इसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट था। अब लो जी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो आप चाहे इनिशियल पे जाओ या इस स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट पे जाओ, वेलोसिटी तो 12 ही होने वाला है ना? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा v माइनस यू का वैल्यू सेम, और v माइनस यू का वैल्यू सेम हो गया तो 12 माइनस 12 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू एम इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ओके, अब कोई डाउट है ये बट तो बताइए। क्वेश्चन में तो मेंशन ही नहीं है कि कहाँ पे स्टॉप करा।